गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। कल हमने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स किए थे। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे। सबसे फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें यह सर्किट हमारे पास दिया हुआ है जिसमें 4 कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए हैं। अब कहता है कि इन चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन कैपेसिटर सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में, तो ही हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। अब इस चीज को कैसे देखेंगे? देखिए, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इसका मतलब हमें ए से चलना होगा और बी पे पहुंचना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी अगर बोल रखा है, इसका मतलब हम ए से चलेंगे और बी की तरफ जाएंगे। इस ए से बी की तरफ जाने के लिए जो हम रास्ता चूज करेंगे, अगर केवल एक ही रास्ता मिला तो उस रास्ते पे जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सब के सब सीरीज में होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा चॉइसेस रही कि हम इस रास्ते की बजाय इससे जा सकते हैं, इसकी बजाय इससे जा सकते हैं, तो फिर वहां पे जो अलग अलग रास्ते पे कैपेसिटर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम ए से यहां पहुंचे, एक कैपेसिटर आया, यहां से हम यहां पहुंचे, इसका नाम दे दो सी। देखिए, ए से सी पे गए एक कैपेसिटर, सी से डी पे जाएंगे एक कैपेसिटर। अब यहां से देखिए, ए से लेकर डी तक जाने में सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस है, हम इसी रास्ते से जा सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे। तो हम इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो ये बना सकते हैं। ये बी और ये था डी, सी हमने खत्म कर दिया, ये बन गया ए। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? ये दोनों हमने सीरीज में देखे हैं, हमने बताया कि ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज के लिए। सीरीज का इक्विवेलेंट होता है C1 C2, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है हमारे पास 12 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। C1 प्लस C2 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 16। 16 3 जा 48 और ये बना 3 माइक्रोफैराड। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैराड। अब हम डी पे पहुंच गए थे, डी से बी पे जाना है। अब डी से बी पे जाने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस कौन कौन सी है? अगर हम यहां से ऊपर से होकर जाएं तो हमारे रास्ते में आएगा 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड नहीं आया, और नहीं आया इस रास्ते में, इसका मतलब यह कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में है। अगर इस रास्ते से ना जाके इससे जाएं तो इसमें आएगा 3 माइक्रोफैराड, लेकिन 6 इसमें फिर नहीं आया। आपस में ये दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में हैं। तो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वो फॉर्मूला होता है सी, ये 3 नाम दे दो, ये 4 दे दो, 3 प्लस C4। C3 की वैल्यू 6, C4 की वैल्यू 3, दैट इज इक्वल्स टू 9 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब हम इन दोनों को हटा के ये 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यूज करेंगे। अब बच गया ए और बी, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 9 माइक्रोफैराड, दोनों सीरीज में हैं। दोनों को जब आप सोल्व करोगे
तो यहां से इक्विवेलेंट निकलेगा, दिस इज द नेट इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का, तो वो निकलेगा, इसका नाम C1 दे दो, इसका नाम C2 दे दो, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। सो 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3, 27 अपॉन 12, ये 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 माइक्रो फैराड। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। सो इस तरह से हम यहां पे ये देख पाएंगे कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में। इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने कहा था कि सीरीज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स के लिए अलग अलग होगी। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी, अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। भाई जरूरी काम तो हमारा यह पता लगाना है कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। फिर तो ये सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, ये लगा देंगे या फिर ये लग जाएगा। लेकिन ये लगाने से पहले ये जरूरी है कि ये पता करें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो यहां हम दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं, वो देखिए कैसे। ये जो सर्किट था, इस सर्किट को एक बार हम फिर से ड्रॉ करते हैं। और मैंने बताया था कि आप इन चीजों को ध्यान रखिए, वो हमें इस तरह के सर्किट सोल्व करने में मदद करेंगी। ये था हमारे पास 12 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। यहां से ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब तक सिर्फ ये कंडीशन थी। अब यहां पे आप अज्यूम करिए कि आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। सबसे फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप मान के चलिए कि आप एक बैटरी कनेक्ट करते हैं ए और बी के बीच। सो ए और बी के बीच जब आप एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगी, पॉजिटिव टर्मिनल ए से नेगेटिव टर्मिनल बी से। बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है V। V पोटेंशियल डिफरेंस मींस V इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो V का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहां हम इस पॉजिटिव पे पोटेंशियल V मान लें तो नेगेटिव पे कितनी माननी पड़ेगी? 0। डिफरेंस कितना आया? V माइनस 0, V ही आया। सो ये जो V लिखा मिलता है बैटरी के साथ, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल्स के बीच। यहां V पोटेंशियल डिफरेंस था, कैसे आया होगा? हम मान के चलते हैं V इस पे रहा और 0 इस पे रहा। सो V माइनस 0 V ही बनेगा। यहां से V मूव करता है आगे की तरफ और V पहुंच गया यहां तक। देखिए पोटेंशियल जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक कोई कैपेसिटर नहीं आएगा रास्ते में। यहां से V चली और यहां तक V पहुंचेगी क्योंकि यहां तक कोई कैपेसिटर रास्ते में नहीं आया। 0 यहां से चलेगी और यहां पहुंच जाएगी और यहां रुक गई है। यहां 0 वोल्ट, यहां V वोल्ट। क्या यहां से यहां तक कोई कैपेसिटर आया? नहीं आया। यहां से यहां तक कोई कैपेसिटर आया? नहीं आया। तो यहां 0 थी तो 0 ही चली गई, V थी V ही चली गई है। अब चेंज होना शुरू होगी क्योंकि अब कैपेसिटर आ गए हैं। सो अब इस पॉइंट से जैसे ही यहां जाएगी तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ चेंज होगी। अज्यूम कर लीजिए कि पोटेंशियल आपकी V थी और वो चेंज हो गई है V1। पोटेंशियल V थी, चेंज हो गई है V1। यहां से V1 अब इसके ऊपर आएगी। ये V1 जो थी यहां से क्रॉस होगी तो फिर इसमें से कुछ चेंज होगी कि नहीं, और उसका नाम दे दो आप V2। देखिए यहां V पहुंची, क्या V एज इट इज यहां चली जाएगी?
V नहीं जाएगी, कुछ चेंज होगी और वो चेंज हुई V से V1 बन गई है। पहले V थी, अब बन गई है V1। सिमिलरली V1 इस सेकंड कैपेसिटर पे पहुंची, क्या एग्जैक्टली V1 ही जाएगी? चेंज तो होगी क्योंकि कैपेसिटर है रास्ते में। चेंज कितनी हुई? V1 से बन गई है V2। बस इतना ही काम था। अब देखिए आप, ये V2 यहां जाके इधर भी जाएगी और यहां जाके इधर भी जाएगी। क्या यहां से लेकर यहां तक कोई कैपेसिटर आया? नहीं आया। इसका मतलब यहां बनेगी V2। क्या यहां से लेकर यहां तक कोई कैपेसिटर आया? नहीं आया, तो यहां भी जाएगी V2। यहां जो जीरो थी, वो जीरो क्या यहां से बढ़ते हुए यहां नहीं पहुंच गई होगी? ये 0 वोल्ट, और यहां भी कोई रास्ते में कैपेसिटर नहीं, तो यहां तक भी 0। सो इस कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस 0 V2, यहां V2 माइनस 0 V2। देखिए दोनों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, और सेम रहा तो दोनों पैरेलल में होंगे, और हमने ये देख भी लिया है कि ये दोनों पैरेलल में थे। इन दोनों के बीच देखिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस V1, और यहां इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2। इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, तो ये दोनों होंगे सीरीज में। अब देखिए आप, पोटेंशियल हमने ली थी V से लेकर 0 तक, V से V1 तक। V से चले एक कैपेसिटर आया और बन गई V1, इसकी वैल्यू ये है। V1 से चले और फिर एक कैपेसिटर आया और बन गई V2। V2 से चले और यहां पे 0 पे पहुंचे, और ये कुछ ऐसा सर्किट है हमारे पास। अब जिन जिन के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उनको आप इस फॉर्मूले से सोल्व करिए। जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, मतलब वो सीरीज में है, तो उनको आप इस फॉर्मूले से सोल्व करिए। आपकी चॉइस है। अगर इससे पता नहीं चलता है तो आप इससे पता कर लीजिए कि कहां सीरीज में है, कहां पैरेलल में है। चलिए आगे चलते हैं। एक ऐसा ही न्यूमेरिकल हम पोटेंशियल से ही करेंगे। सो उस पे देखिए, ये एक सर्किट है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ये C1, C3, C2, C4 और C5, ये हमारे पास सर्किट है। इसमें अब आप देखिए कि यहां जो C1, C2, C3 की वैल्यू है वो तो लिख दें। C1 equals to C2 equals to C3 equals to C4 and its value is 4 microfarad. C5 equals to 5 microfarad. ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। इसमें कैसे पता करोगे? चलना A से है, पहुंचना B पे है। सो इसमें आप इस तरीके से एक बार करके देख लेना। मुश्किल रहेगा, मैं एक बार पोटेंशियल लेके इसको सोल्व कर रहा हूं और वो बहुत इजी होगा। क्या इस A और B के बीच फिर से हम एक V वोल्ट की बैटरी लगाएं, और V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो A पे तो पहुंचेगी V और B पे जाएगी 0। अब V को मूव करना है आगे की तरफ, 0 को वहीं छोड़ दो। अब आप देखिए, जैसे ही V यहां से, ये जो V थी ये यहां थी, V यहां से यहां तक सेम जाएगी क्योंकि यहां तक कोई कैपेसिटर नहीं आया। सिमिलरली V यहां से होते हुए यहां भी V ही जाएगी क्योंकि अभी तक यहां भी कोई कैपेसिटर नहीं आया।
अब यहां आके रुक जाएगी, यहां भी एक कैपेसिटर, यहां भी एक कैपेसिटर। कैपेसिटर में से पास होगी तो चेंज होगी। कितनी चेंज होगी? मान लो इसमें से पास हुई तो चेंज हुई, बन गई है V1। अब इस पे भी V थी, इस तरफ आएगी तो कितनी बदलेगी? मैं कहता हूं V1 ही रहेगी। सो यहां से पहुंचकर और यहां भी पहुंच गई है V1। अब आप कहेंगे कि यहां V थी तो यहां भी V1 पहुंची, यहां से V, यहां भी V1 पहुंची। ये तो सेम चेंज आ रहा है। सेम इसलिए आया क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। C1 और C3 भले ही अलग अलग दिखते हो, लेकिन कैपेसिटेंस कितनी है? 4 माइक्रो फैराड। तो चेंज इन पोटेंशियल भी कितना रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1, इसके अक्रॉस V माइनस V1, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से। ये V1 यहां है तो यहां भी V1 बनेगा, और यहां कितना? 0। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0, मतलब V1। यहां V1 यहां से होता हुआ यहां कितना पहुंचेगा? V1। और ये 0 यहां से होता हुआ कहां पहुंचेगा? यहां पे। इसके अक्रॉस भी V1 पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी V1 पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब यहां दोनों के बीच फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो ये दोनों भी पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, आपस में ये किस में? ये सीरीज में। इसकी भी आगे बात करेंगे। अब बच गया है C5। C5 की कंडीशन क्या है? C5 की कंडीशन बच्चों ये है कि C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहा है। यहां भी V1, यहां भी V1, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0, तो वहां जो चार्ज बनेगा वो चार्ज भी 0। इसका मतलब ये वर्किंग नहीं कर रहा है, इसका हमें कोई भी यूज नहीं है, हमारे ये किसी काम का नहीं है, तो इसको आप यहां से हटा दीजिए, ये काम नहीं करेगा। अब हमारे पास 5 में से 4 कैपेसिटर बच गए हैं, और 4 में से 2 है पैरेलल में। देखिए, देखो पोटेंशियल थी V से लेकर 0 तक, और बीच में हमने लिया है V1। ऐसे लिखिए, V से V1 तक कैपेसिटर आया C1, V से V1 तक कैपेसिटर आया C3। हालांकि कैपेसिटेंस दोनों की सेम है। और V1 से 0 आया C2, और V1 से 0 आया C4। अब तो आप इनको सोल्व कर दोगे, ये दोनों पैरेलल में सोल्व करिए। सबकी 4 माइक्रोफैराड है। अब की बार वो C5 अलग था जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैराड थी, उसको हमने हटाई दिया है। सो यहां 4, यहां 4 पैरेलल में है। फॉर्मूला लगेगा ये 4 + 4 8 माइक्रोफैराड। तो इसको हटा के इन दोनों को हमने एक कैपेसिटर लगाया जिसकी कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड, V1। ये भी 4, ये भी 4, ये बनेगा 8 माइक्रोफैराड, और यहां 0। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0। मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट निकालेंगे C1 C2 C3 C4। ये 8 माइक्रो, ये भी 8 माइक्रो, 8 × 8 64 अपॉन 8 + 8 16, 16 4 जा 64, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइक्रो फैराड। सो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आया 4 माइक्रो फैराड। इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। थर्ड में भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है,
और यहां जो सर्किट दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इनको ध्यान रखिए आप और करने की कोशिश करिए जहां से भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, ऐसे सर्किट मिलते हैं। ये सर्किट है हमारे पास, इसमें ये 2 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड, ये भी 1 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड और ये भी 4 माइक्रोफेराड। हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए से लेकर बी तक। ए से चलना है, बी पे पहुंचना है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको ये भी देखना है कि कहां से जाना है और कहां पहुंचना है, मतलब किस किस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सो देखिए, यहां से आप पहली बात तो ये देखिए, आपको ये सीधे से दिख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में हैं। जहां से आपको इजीली पता चल पाए वहां ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पोटेंशियल का यूज करने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर आप सिंपली इनको सोल्व करिए और जो जो पैरेलल में दिखे उनको पैरेलल से सोल्व करिए, जो बच जाए उनको सीरीज से सोल्व करिए। सो देखिए, इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका बनेगा 2 माइक्रो फैराड। दोनों को हटा के हम कितने का कैपेसिटर लगाएंगे? 2 माइक्रो फैराड, और ये था 2 माइक्रो फैराड। यहां से होकर पहुंच गए हैं बी पे। अब आते हैं यहां पे, ये था 8 माइक्रो फैराड। यहां आते ही फिर आप देखिए ये दोनों फिर से आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, और दोनों पैरेलल में तो 4 + 4 8 बनेगा। इसका इक्विवेलेंट आएगा 8 माइक्रो फैराड, और यहां से होकर हम पहुंच गए हैं बी पे। बस अब तो सिंपली हो ही गया है, हमने इस सर्किट को इतना कम कर दिया है, सिंपल कर दिया है, तो अब तो आपको सिर्फ ये सोल्व करना है। देखिए, ए यहां था, बी यहां है। आप ए से बी पे जाना चाहते हैं, रास्ते अब भी दो हैं। ए से बी आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। सो इस रास्ते में जितने भी कैपेसिटर आएंगे वो सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट निकालिए। इस रास्ते से जाएं अगर आप, तो ये दोनों सीरीज में, इनका भी इक्विवेलेंट निकालिए, और फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में, फिर आप उनको सोल्व कर दीजिए। आंसर इसका आएगा, चलो इसको सोल्व कर देते हैं, एक बार फिर रीड्रॉ करते हैं। इसको जब आप सोल्व करोगे, सीरीज में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये लगेगा तो ये बनेगा 2 × 2 4/4, दैट इज 1 माइक्रोफैराड। इसका तो इक्विवेलेंट आया 1 माइक्रोफैराड। इसका कितना आएगा? 8 × 8/16, 64 4 माइक्रोफैराड। ये आ गया है हमारे पास। सो यहां पे इन दोनों का इक्विवेलेंट तो बना 1 माइक्रो फैराड, ये पॉइंट ए था, और इन दोनों का यहां लिख लीजिए, जरूरी नहीं कि आप यहां ही लगाएं, अब भी यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का बना 4 माइक्रो फैराड। दोनों पैरेलल में, सिंपली ऐड करिए, 4 + 1 5 माइक्रो फैराड। सो यहां जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा
उसका आंसर रहेगा 5 माइक्रो फैराड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालना है और यहां पे सर्किट दे रखा है हमारे पास। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये 3 माइक्रो फैराड, ये 3, ये भी 3 और यहां इनके बीच में एक ये लगा है, एक ये लगा है। ये 2 माइक्रो फैराड। ध्यान रखना इन सब के पीछे माइक्रो फैराड आएगा। तो अब इसको आप सोल्व करिए और देखिए कि क्या बनेगा हमारे पास। इसको जब हम सोल्व करेंगे, इस तरह के सर्किट को जब हम सोल्व करेंगे तो बच्चों वहां पे हम पीछे से सोल्व करते हुए आएंगे। ए से चलेंगे और ए से जाकर देखिए ये जो पॉइंट है ये सबसे लास्ट कैपेसिटर है। सबसे पहले आप इस लास्ट वाले सर्किट्स को सोल्व करेंगे और फिर लास्ट से आगे की तरफ बढ़ते हुए आएंगे, पीछे से आगे की तरफ। जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, आप इस पॉइंट पे आइए और इस पॉइंट पे आते ही आप यहां से आ रहे हैं। इस रास्ते में ये कैपेसिटर आया, इसी में ये कैपेसिटर आया और इसी में ये कैपेसिटर आया। इसका मतलब ये तीनों सीरीज में हैं। लेकिन क्या इस रास्ते में ये आया? भाई इस पॉइंट सी से लेकर डी तक आप यहां से भी सीधे आ सकते थे और आप यहां से होते हुए यहां से भी आ सकते थे। जब यहां से आकर आए आप तो इस कंडीशन में जो कैपेसिटर बना, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, उसके लिए आप इन तीनों को सीरीज में मान के और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। यहां रीड्रॉ करते हैं हम इसको और ये बनेगा 3। इन तीनों को इक्विवेलेंट निकालोगे जो कि सीरीज में है तो वो बनेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/c। यहां पे आया 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब c बना है 1। तो इन तीनों को हटा के हम एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटेंस बनेगी 1 माइक्रो फैराड। ये हो गया है, ये ऐसे था, ये ऐसे, इन तीनों को तो सोल्व कर दिया है। ये बना 2 माइक्रो फैराड, ये बना 2 माइक्रो फैराड, ये 3। अब आप देखिए, अब फिर से आप ए बी पीछे वाले को सोल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये दोनों आप देखिए पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनको सोल्व करिए। 2 + 1 3 बनेगा। और तो यहां पे जो फिर से हम रीड्रॉ करेंगे, ये बना 3 माइक्रो फैराड। ये था 3, ये था 3 और इन दोनों के बीच ये 2, ये भी 3, ये भी 3। अब फिर से आप देखिए, पीछे से हम सोल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से आप इन तीनों को देखिए, ये तीनों फिर से सीरीज में हैं और सीरीज में करोगे तो इक्विवेलेंट आएगा 1। यहां पे फिर एक बार रीड्रॉ करते हैं हम, तो इन तीनों की जगह हम लिखेंगे 1 माइक्रो फैराड। ये बन गया है 2, ये था 3, ये 3, ये पॉइंट ए और बी। ये दोनों पैरेलल में, दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3।
सो इन दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 3 माइक्रो फैराड। ये हो गया है। बस अब तो सिंपली बच गया है 3 3 3। ए से बी पे जाना है, यही तो रास्ता है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये तीनों सीरीज में, और सीरीज में इक्विवेलेंट इनका आएगा 1 माइक्रो फैराड। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, एग्जैक्टली इस जैसा ही मैंने ये चूज किया है, और इसमें भी हमें पीछे से ही चलना है, आगे से नहीं चलेंगे। ये है हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है, यहां पे ये सी सी, ये भी सी, ये सी सी और C1 C1, ये सी, ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी, ये भी सी। बस ये बीच वाले जो दो हैं सी, ये वाले, ये दोनों C1 C1 है, बाकी सब सी रहेंगे, और इनकी वैल्यू है C इक्वल्स टू 18 माइक्रो फैराड एंड C1 इक्वल्स टू 12 माइक्रो फैराड। इसे हम सोल्व करेंगे। ध्यान रखिए, इन तरह के सर्किट को हम सोल्व करते हुए आएंगे पीछे से, पीछे से सोल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम इस वाले को सोल्व करेंगे, इन सर्किट को। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, मैं इसको सोल्व कराऊंगा खाली, इससे पीछे वाले को फिर आगे आप खुद करेंगे। देखिए, जैसे ही हम यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचने के बाद हमारे पास, चलो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से यहां से जाएंगे, और यहां पहुंचते ही हमारे पास दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस कौन कौन सी है भाई? मैं इस पॉइंट P से Q पे आना चाहता हूं। सो P से Q पे आने के लिए मैं सीधा ये रास्ता भी ले सकता हूं और यहां से होते हुए ये भी आ सकता हूं। इसका मतलब ये दो रास्ते हमारे पास हैं, और इन दोनों रास्तों पे जो कैपेसिटर लाई करेंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। इस रास्ते पे कितने कैपेसिटर? दो, तो ये तो आपस में सीरीज में है, लेकिन इनका इक्विवेलेंट इसके साथ किसमें? पैरेलल में। सो इसको आप सोल्व कर लीजिए। हमारे पास कंडीशन है कुछ ऐसी, मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं सर्किट को, खाली यहां से। ये था, ये पी क्यू, इसका नाम आर दे दो। सो ये आर क्यू, ये पी था, और पी और क्यू के बीच ये भी एक कैपेसिटेंस सी सी सी, और ये C1, ये भी सी। सो देखिए, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास C इंटू सी। ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट बनेगा C इंटू सी अपॉन 2C। कहने का मतलब C बाई 2, और यहां से होके हम Q पे पहुंच गए हैं। दूसरा रास्ता ये भी था, इसकी कैपेसिटेंस थी C, और ये हमारे पास कुछ ऐसे। अब यहां से आप देखिए, ये C और ये C बाई 2 आपस में दोनों पैरेलल में। पैरेलल में कैसे पता चलेगा? जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा दिखे तो ही पैरेलल में हो, ऐसे दिखे तो ही पैरेलल में हो।
ये भी पैरेलल में हैं। अगर एक रास्ते पे नहीं आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली पैरेलल में ही होंगे। सो यहां पे ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट निकालोगे c प्लस सी बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू 3c बाई टू। तो मैं इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर यूज करूंगा जिसकी कैपेसिटेंस होगी 3c अपॉन 2, और वैसे तो हो ही गया है, ये 3c बाई टू, ये c। अब की बार मेनली मान लो हमें R से Q पहुंचना था। सो R से Q पहुंचने में, अब आप देखिए पीछे वाला तो सोल्व कर दिया है, अब R से Q पहुंचने में आप ये रास्ता भी ले सकते हैं और ये भी। इस रास्ते में दो कैपेसिटर आए तो ये दोनों है सीरीज में इक्विवेलेंट निकाल लोगे, इसका इक्विवेलेंट इसके साथ है पैरेलल में। सो अब की बार इसको सोल्व करने के बाद ये पीछे वाला पूरा खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा यहां से लेकर यहां तक। चलो एक बार इसको मैं ड्रॉ करके बता देता हूं कि क्या कंडीशन रहेगी। ये था, और ये रहेगा। यहां पे ये जो आर्म है ये है आर क्यू, और इस आर क्यू में हम लिखेंगे, ये जो पूरा सोल्व करेंगे ये इक्विवेलेंट आएगा, इसको हम लिखेंगे, इसका नाम दे दो सी डैश इक्विवेलेंट। सो अब इसको आप धीरे धीरे आगे सोल्व करते हुए आएंगे तो इसका आंसर आएगा। आंसर में इसका बता देता हूं, चलो आंसर है 11 माइक्रोफैराड। इसका आंसर रहेगा 11 माइक्रोफैराड, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी, ये है ए, ये है बी, और कुछ ऐसी कंडीशन है। यहां पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें ए और बी के बीच निकालना है वो कितना आएगा। मान लो सबकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड। सो यहां इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, फिर से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। इसके लिए आप क्या करिए, इस तरह के लिए आप पोटेंशियल वाला कंसेप्ट यूज कर लीजिए। यहां पे फिर से आप पोटेंशियल V, यहां पे 0, ये पोटेंशियल V यहां से होते हुए यहां पे भी जाएगी, क्योंकि यहां इस रास्ते पे कोई कैपेसिटर नहीं तो सीधी V यहां पहुंच जाएगी, और यहां से V यहां पहुंची तो यहां तक तो V रही, लेकिन जैसे ही इस कैपेसिटर को क्रॉस करेगी कुछ बदल जाएगी। बदलेगी कितनी, मान लो V1 चेंज हो गई है। सो अब देखिए यहां से ये V1 यहां से होते हुए यहां पहुंचेगी कि नहीं, और ये बन गया है V1। अब आप देखिए हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया है। देखिए 4 कैपेसिटर थे, चारों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताया। अब यहां से आप देखिए जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम वो पैरेलल में, और जिसके अक्रॉस डिफरेंट वो सीरीज में। हमें चलना है V से 0 तक। V से बीच में आया है V1, V से V1 तक पहला कनेक्ट है। उसके बाद यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V से V1 ही तो है, सो यहां भी बनेगा ये दोनों पैरेलल में, और यहां पे
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V से V1, तो ये भी इनके साथ पैरेलल में, और इसके अक्रॉस V1 0, ये तीनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 2 + 2 + 2, ये बन गया है हमारे पास 6। सो इसकी जगह हम लिखेंगे 6, और साथ में ये 6 इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में। सो इसका आंसर आएगा, आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर लीजिए, C1 C2 C1 + C2, ये हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और इसमें कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक एज शोन इन फिगर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस। भाई ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो सेपरेशन है प्लेट्स की वो D है। अब यहां एरिया है इसका A, इसका भी A, इसका भी A। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा, लेकिन एक मीडियम नहीं भरा, 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहां भरे हैं। ये जो D था इसमें D/2 यहां तक होगा, सो D/2 तक हमने एक मीडियम भरा, आधी सेपरेशन में तो हमने भरा एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और नीचे वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब यहां पे आप मुझे बताइए कि इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। जब तक हमने इसमें कुछ भी फिलअप नहीं किया था, सो इसका कैपेसिटेंस था ε0A/d। जब तक कुछ भी फिलअप नहीं किया था इतना ही था। फिलअप करने के बाद क्या होगा आप देखिए, ये उस कैपेसिटर की 2 प्लेट्स थी, इस पे प्लस था और इस पे माइनस। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करेंगे तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्ज इंड्यूस होगा, और वो चार्ज कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि इस तरफ तो आएगा माइनस और इस तरफ बनेगा प्लस, सॉरी, यहां तो आएगा माइनस और यहां बनेगा प्लस। अब आप देखिए यहां पे हमारे पास 2 कैपेसिटर बन गए हैं। 2 कैपेसिटर कैसे बने हैं आप देखिए, यह है प्लस, मैं इसको यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें था K1, इसमें था K2। जब तक कुछ भी नहीं था इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे था नेगेटिव। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक फिलअप किया, ये प्लस अपनी तरफ माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस अपनी तरफ प्लस को अट्रैक्ट करेगा। सिचुएशन ये आ गई है। ये जो सेपरेशन है ये है D/2। अब देखिए प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, इसका माइनस सेकंड कैपेसिटर से पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो सो देखिए, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, क्या ये दोनों सीरीज में नहीं है? मतलब जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट सेकंड के नेगेटिव से कनेक्ट हो और एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो वहां पे हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा इन कैपेसिटर का। तो यहां जो 2 कैपेसिटर बने, इसकी कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसकी कैपेसिटेंस C2, ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप यूज करते हैं C1 C2 C1 + C2। बस इसमें यह देखना था कि सीरीज में आएंगे या पैरेलल में। सो ये सीरीज में पाए तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब यहां पे आप देखिए, जब यहां पे आप इस C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी? C1 की वैल्यू हमारे पास आएगी ε0A
अपॉन, भाई एरिया ए था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी अपॉन डी बाई 2, क्योंकि सेपरेशन इसका कितना हो गया है, आधा, तो डी बाई 2। साथ में इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है तो कितना कांस्टेंट है उसका, K1। सो यहां हम लिखेंगे K1। ये था। सेकंड टाइम पे इस सेकंड कैपेसिटर के लिए C2, यहां पे एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी बाई 2, बाकी तो सेम है लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग। सो ये बन गया है C2। C1 C2 को आप सोल्व कर लीजिए, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 2 एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आंसर आपके पास आएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे। चलो एक बार मैं सोल्व करके बता देता हूं कि ये कैसे आएगा। भाई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, या ऐसे कर लो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू है, ये जो 2 नीचे था ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। अब वैल्यू पुट करिए, 1 अपॉन इसकी वैल्यू आएगी, नीचे तो बनेगा 2K1 एप्सिलॉन नोट A और ऊपर चला गया है D साथ में, प्लस इसमें भी सेम है, बस K1 की जगह K2 आएगा। कॉमन क्या क्या आ रहा है, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट A, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। सोल्व करिए, K1 K2, K1 प्लस K2, साथ में ये तो था ही D अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट A। ये 1 अपॉन C था, C निकालोगे तो रिवर्स कर दो, 2 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D और K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। दिस इज द C इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स। इस तरह से हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सो इनको आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखिए, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें स्टेटमेंट में पहले पढ़ रहा हूं, कहता फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2, each of 2 microfarad capacitance connected to a battery of 5 volt. Initially switch S is closed after some time। चलो पहले मैं एक बार डायग्राम इसका ड्रॉ करता हूं, फिर आप समझते जाएंगे इजीली। एस कर लो, के मत करो, अदरवाइज इसमें कंफ्यूज होगे। ये हमारे पास कंडीशन है, ये की है, स्विच है ये ऑन और ऑफ का। अगर इसको यहां कनेक्ट कर देंगे तो ऑन होगा, अगर यहां से हटा देंगे तो ऑफ होगा, इतना ध्यान रखिए। अब स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। इनिशियली S इज क्लोज्ड। S इज क्लोज्ड का मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओपन और क्लोज। ओपन अब है और क्लोज अब है, मतलब अब हमने ऑन कर दिया है स्विच को, तो अब ये बैटरी यहां भी काम करेगी। सो S इज क्लोज्ड।
After some time, S is left open and dielectric slab of dielectric constant K equals to 5 are inserted to fill completely the space between the plates of two capacitor. How will the charge and potential difference between the plates of capacitor be affected after the slabs are inserted? हमें यह बताना है कि यहां पे जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देंगे, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पे कितना डिफरेंस आएगा। सो देखिए, जब हमने यहां कोई मीडियम नहीं भरा था तो उस टाइम पे ये था क्लोज, ये क्लोज था। तो अब आप देखिए, क्या ये दोनों पैरेलल में है? दोनों पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। देखिए कैसे, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहां 5 यहां 0, 5 यहां से जाएगा 0 यहां से, यहां आते ही अब ये बीच में कैपेसिटर है, लेकिन ये 5 यहां से होके यहां तो जा सकता है क्योंकि यहां तो कोई कैपेसिटर नहीं है, और ये 0 यहां से यहां जा सकता है। तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट। जब ओपन थी, सॉरी जब क्लोज था, क्लोज एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बगैर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जब हम निकालेंगे सो C निकलेगा हमारे पास यहां से। देखिए पहले तो क्लोज है एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल है 5 वोल्ट। इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड और इसकी पोटेंशियल है। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप नहीं करते और ये सर्किट क्लोज हो, तो आप देखिए कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल इसकी भी 5 वोल्ट। C पता है, V पता है, क्या चार्ज नहीं निकाल सकते? सो चार्ज आएगा CV, Q इक्वल्स टू CV होता है C इंटू V, 10 माइक्रो कुलाम, यहां भी बनेगा 10 माइक्रो कुलाम। सो इस तरह से हम यहां पे ये चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस बता पाए हैं जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा था और सर्किट क्लोज था। ये वाला सेकंड टाइम पे कहता है, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, Q इक्वल्स टू 10 माइक्रो कुलाम, C इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड और V दोनों के अक्रॉस 5 वोल्ट। इतना गया है। अब सेकंड कंडीशन में हम इसको ओपन करते हैं एंड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एंड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ओपन है और हमने मीडियम डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया है। सो अब देखिए यहां पे जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर देंगे और यहां से हमने इसको ओपन कर दिया है, तो यहां जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है K है और उस K की वैल्यू 5 वोल्ट, सॉरी 5, यहां भी K है उसकी वैल्यू है 5, सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा। अब जो बैटरी है वो बैटरी सिर्फ इससे कनेक्ट रह गई है, इससे कनेक्ट नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से हमें यह पता है कि पोटेंशियल डिक्रीज होती है, लेकिन केवल तब डिक्रीज होगी जब बैटरी कनेक्ट नहीं हो। मान लो V वोल्ट थी पोटेंशियल डिफरेंस, मीडियम भर दिया और वहां पे हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, तो डिक्रीज होगी पोटेंशियल। लेकिन यहां पे पहले बैटरी लगा रखी थी, 5 वोल्ट थी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, फिर भी इससे तो बैटरी कनेक्ट रही, तो यहां अब की बार पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगी। यह आप बात ध्यान रखिए। अगर बैटरी कनेक्ट है लगातार तो भले ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरिए या ना भरिए, कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगी। सो इस कंडीशन में एक्रॉस C1 पोटेंशियल, और यह बात आप ध्यान रखिए, पोटेंशियल रिमेन्स सेम।
लेकिन चार्ज चेंज होगा, और यहां चार्ज कितना चेंज होगा? चार्ज यहां पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम फिलअप करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करने के बाद आपने देखा था कि वहां चार्ज प्लस और माइनस आता है, तो ये प्लस और माइनस आपस में मिलकर कुछ को न्यूट्रलाइज करेंगे कि नहीं? और जब कुछ न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमें पोटेंशियल कांस्टेंट रखने के लिए लगातार इस बैटरी से चार्ज भेजना पड़ेगा। सो चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? चार्ज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Q1 इक्वल्स टू KQ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 था, फिलअप करने से पहले चार्ज 10 था, दैट इज इक्वल्स टू 50 माइक्रो कूलम। यह आ गया है। सिमिलरली कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगी, चाहे आप बैटरी को कनेक्ट रखिए या ना रखिए, यह हमेशा इंक्रीज करेगी, और इसकी वैल्यू आएगी C1 इक्वल्स टू KC। K है 5, C कितना था? 2, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो फैराड। सो ये हमने एक्रॉस C1 बता दिया है। अगर हम C2 के एक्रॉस बात करें, सो C2 के एक्रॉस C2 यहां पे हमारे पास आएगा, आप देखिए C2 तो यहां बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है। सो यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम भरेंगे, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन अब की बार चार्ज सेम रहेगा बच्चों। यह ध्यान रखिए, जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दें, इट इज नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो चार्ज है, इसमें यहां पोटेंशियल सेम थी, यहां चार्ज सेम रहेगा, Q विल बी सेम, चार्ज सेम रहेगा। अब बात करें पोटेंशियल की। पोटेंशियल मैं बता ही चुका हूं, जब तक बैटरी कनेक्ट है सेम रहेगी, बैटरी हटाते ही डिक्रीज होगी। कितने डिक्रीज होगी? V इक्वल्स टू या V2 सेकंड के अक्रॉस है, सो V अपॉन K। पहले कितनी थी? 5 वोल्ट। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट कितना? 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 वोल्ट, मतलब डिक्रीज होके 1 वोल्ट आ गई है। और कैपेसिटेंस सेम रहेगा, वो लगातार इंक्रीज ही करेगा, चाहे कनेक्ट करिए या ना करिए। ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं, वो आप खुद सोल्व करेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं, जिस कैपेसिटर से बैटरी लगातार कनेक्ट रहेगी, उसमें पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चार्ज इंक्रीज करेगा। और जिस कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट नहीं रहेगी, उसमें चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस दोनों में इंक्रीज होगी, दोनों कंडीशंस में। ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स, इसमें और बहुत सारी होती हैं, वो आप एक बार खुद करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।